हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 22 सितंबर 2015 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR में PQ इज इक्वल टू DE। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं DEF। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, PQR किसके बराबर है? DE के। तो DE के बराबर है PQ। तो इधर ही साइड बनाते हैं क्योंकि हमें इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कराना है, तो उसमें बस सीक्वेंस पूछा है हमसे, ये बताना है हमें। तो PQ हो गया DE के, EF बराबर है PR के। तो P को यहाँ लेना पड़ेगा, P और Q और यहाँ R। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। तीसरा FD किसके बराबर हो गया? QR के। ठीक है, तो DEF किसके कॉन्ग्रुएंस होगा बताना। ठीक है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस होगा? एक तो पहले बाय ट्रिपल है, साइड साइड साइड। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल की साइड इक्वल है। ठीक है, अब DEF इस तरीके से सीक्वेंस लेना है। तो QPR, तो QPR किस में है? ऑप्शन बी में है, QPR। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज ABCD में एंगल D इज इक्वल टू 60 और एंगल C इज इक्वल टू 100 है। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD, ABC और D। ठीक है, तो एंगल D कितना है? 60 और एंगल B कितना है? C 100। तो एंगल A और B के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो APB की माप क्या होगी? ठीक है, तो ये एंगल A है, ये एंगल B है। इसका समद्विभाजक मतलब इसको बाइसेक्ट, जो इसको आधा आधा में डिवाइड करें और इसको भी आधे आधे में डिवाइड करें, वो मिलते हैं पॉइंट P पर। तो बताना हमें APB मतलब ये वाला एंगल बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस एंगल D की वैल्यू कितनी होगी? 360। एंगल A और B की वैल्यू तो दी नहीं है, तो एंगल A प्लस B ऐसे रहेगा। C और D की दी है, कितनी है? C की 100 और D की 60 इज इक्वल टू 360। तो A प्लस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से A प्लस B की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब A और B डिग्री का एंगल का सम मिल जाएगा। तो कितना होगा? 360 में से 160 माइनस करेंगे तो 200। ठीक है, 200 मिल गया। अब ये APB क्या है? एक ट्राइंगल है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B। ठीक है, ये एंगल A का पूरा हाफ है, तो A/2 और B/2। ठीक है, इनका सम कितना होगा? 180। तो एंगल A प्लस B इनको एक साथ लिख लेंगे /2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। P का मतलब APB। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी है? 200। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। तो एंगल P की वैल्यू कितनी जाएगी? 80। 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो 80। तो ठीक है, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था APB। तो APB की वैल्यू कितनी हो गई? 80। 80 मतलब ऑप्शन A सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उत्तल समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुभुज मतलब कि जिसकी सारी भुजाएं समान हों या बराबर हों, के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 है। तो इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी? ठीक है, तो हर एक एंगल की वैल्यू बताना है। सारी भुजाएं समान है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे। बस हमें इतना पता चल जाएगा कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो जितनी भुजाएं हैं उससे उस एंगल को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो किसी भी बहुभुज के पॉलीगन के सभी एंगल का सम कितना होता है? मतलब n-2 इंटू 180। ठीक है, वो किसके बराबर दिया है? 1080 के। 0 से 0 कैंसिल, 18 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 18 से 6 से करेंगे, 6 3 जा 6 4 6 1 जा 6 4 बचेगा, 6 8 जा और 3 से 6 टाइम्स। तो n-2 इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 6 और प्लस 2 हो जाएगा इधर जाके, तो n इज इक्वल टू 8। ठीक है, n भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 8। अब 1080 सभी का सम था। इसको अगर जितने एंगल हैं उतनी ही जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल होंगे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 का था, 1 का निकालना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 2 बचेगा 28। तो 8 दिया 24, 4 0, तो 8 पंजे 40, तो 135। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 135। नेक्स्ट, आंकड़ों 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 के परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा? ठीक है, परिसर मतलब रेंज और बहुलक मतलब मोड और माध्यिका मतलब मीडियन और माध्य मतलब मीन। ठीक है, तो पहले परिसर, बहुलक और माध्यिका निकालना है, फिर इन तीनों का मीन निकालना है। तो पहले इस डाटा को ना
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं 0, ठीक है। 0 एक बार आया है, उसके बाद 2, 1 2 3 4, 4 बार आया 2, 1 2 3 और 4, उसके बाद 3, 1 2, 2 बार 3, 1 और 2, उसके बाद 4, 1 2 और 3, 3 बार 4, 1 2 और 3, उसके बाद 7, उसके बाद 7, ठीक है। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले रेंज, तो रेंज क्या होती है? जो भी हमारा डाटा दिया हो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो मैक्सिमम कितनी है? 7 और मिनिमम कितनी है? 0, तो कितना आ जाएगा? 7। उसके बाद बहुलक, बहुलक मतलब मोड, ठीक है। मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया? 2, ठीक है, 4 बार आया है वो, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 2 मोड। उसके बाद आता है मीडियन, ठीक है। मीडियन दो तरीके से निकलता है, मतलब दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक की उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तब और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तब, ठीक है। इवन के लिए क्या होता है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स n इवन हो तो क्या होता है कि मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। अगर n ऑड हो तब क्या करेंगे? तब होगा मीडियन m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 11, 11 मतलब ऑड, तो सेकंड वाला केस लगेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 2, तो हो जाएगा 6th टर्म, ठीक है। 6th टर्म कौन सी है? अब 6th टर्म असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद देखनी है हमें, ठीक है। तो हमने पहले अरेंज कर लिया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मतलब 6th टर्म क्या हो जाएगी? 3, तो मीडियन कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो ये निकल गया। अब हमें निकालना है इन तीनों का मीन, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू क्या होता है? मीन या माध्य पदों का योग, पदों का योग कौन? पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है? पद कितने? 7 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। 7 क्या था? 7 था हमारा रेंज मतलब परिसर, 3 था माध्यिका और 2 था माध्यक मतलब मोड। अपॉन कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद हैं तो अपॉन 3, तो 7 3 10, 10 और तो 12, 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इन तीनों का जो माध्य है वो कितना आ गया? 4, तो 4 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 54 135 और 198 का लेसे क्या होगा? ठीक है, तो इसका लेसे निकाल लेते हैं साइड में। 22 54 135 और 198, तो क्या होगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएंगे नंबर, 2 से करते हैं तो 2 से ये 11 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स, 135 नहीं होगा, ऐसे रहने देंगे। और 2 में 18, 1 2 में 18, ठीक है 99। अब 2 से तो कोई नहीं होगा, 3 से हो जाएंगे, 3 से कर लेंगे। 11 नहीं होगा, ऐसे 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 15, ये 33 टाइम्स हो जाएगा। अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से 11 9, 3 3 ज़ा 9, 15 ज़ा 45 और 11 ज़ा 33। अभी भी 3 से हो जाएगा तो 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 11 ऐसे ही। उसके बाद 5 से होगा, 11 ऐसे ही रहेगा, 5 1 ज़ा 5 11, उसके बाद 11 से 1 1 1 1, ठीक है। आ गया एलसीएम। अब इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है? जैसे ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले 2 एक बार है तो 2 की पावर कुछ नहीं लिखना। 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 की पावर 3 और 5 एक बार है और 11 भी एक बार है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी वाले। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। दो अभाज्य संख्याओं का योग फल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो सदैव अभाज्य संख्या होता है या नहीं ये बताना है। तो दो अभाज्य संख्या लेते हैं 3 और 5, ठीक है। अगर इनको प्लस करेंगे योगफल तो कितना आ जाएगा? 8, तो 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, भाज्य मतलब कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर 9, तो 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है।
और ये कैसी है, विषम भी है। तो ठीक सही बात है कि वो विषम हो सकती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, गलत। ठीक है, 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट, -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर का गुणनफल है। ठीक है, तो -7 और -3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा। तो इनका गुणनफल कितना होगा, 6 5 30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई -4 तो हो जाएगा -120, 120। तो मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, बस इसको सिंपल तरीके से प्लस करना है। सबसे पहले 1 को नॉर्मली लिख लेंगे, उसके बाद 11/10, ठीक है, 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1। उसके बाद 100 में डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 11 में तो 0.11। उसके बाद 1000 में तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.111। फिर 10,000 से करेंगे तो 1 2 3 4 0, तो एक 0 आगे लगा के पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो 0.0111। अब बस इनको नॉर्मली प्लस करना है, तो 1 2 3 3.2, 2.3321, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 वर्ष पहले खरीदी हुई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, अवमूल्यन मतलब कमी हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यदि उसका वर्तमान मूल्य 9,680 है तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि पहले क्या था, उसका मूल्य जो x था। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कितने 2 वर्ष की बात हुई है, तो 12% कम हो गया। ठीक है, तो कुछ वैल्यू आई होगी, फिर उसका 12% कम हो गया। ठीक है, तो अब कितनी है, 9680। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट ये हो गया और प्रिंसिपल ये हो गया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस बार माइनस में हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो बस वो A = P 1 + R/100। ठीक है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है, मतलब सी का फॉर्मूला है, मतलब टोटल अमाउंट का ये। ठीक है, अगर इसमें से इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो हमें टोटल अमाउंट दिया 9680, प्रिंसिपल x माना है हमने, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कमी कर रही तो माइनस में लेनी है, माइनस के मतलब माइनस करेंगे तो उसका माइनस यहाँ आ जाएगा 12/100 की पावर n टाइम कितना, 2 साल तक, 4 3 4 से 25 टाइम्स, तो 9680 = x, और ये कितना रहेगा 25 माइनस 3 करेंगे तो 22/25, और ये स्क्वायर है तो 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 9680 मल्टीप्लाई 25, और 25 मल्टीप्लाई में जाएंगे ऊपर, और 22 और 22 नीचे आ जाएंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, तो 11 से कैंसिल कर लेंगे, 11 2 जा, 11 से कैसे करेंगे, 11 8 जा, 88 8 बचेगा। ठीक है, तो फिर 88 और 0, फिर 11 से कर देंगे 11 2 जा, तो 11 से करेंगे 11 8 जा 0, 2 और 2 4, 4 से करेंगे 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 25 और 25 भी करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 गुणा 20, तो ये कितना, एक 0 आ जाएगी, और 25 का 50, 6 दूनी 12, तो 12,500। ठीक है, तो कितना जाएगा 12,500 रुपये, जो उसका 2 साल पहले मूल्य था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 12,500। नेक्स्ट, एक मानचित्र में पैमाना 1:3 × 10⁶ है, तो मानचित्र में दो नगर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, कोई 2 प्लेस हैं सिटी, उनके बीच में कितने डिस्टेंस है, 9 सेंटीमीटर किस पे, मानचित्र पे। तो नगरों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी। ठीक है, उन्होंने रेशो दिया है 1:3 × 10⁶, मतलब कि एक यहाँ 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁶ सेंटीमीटर। तो 1:3 × 10⁶ का दिया हुआ है। ठीक है, ये थी मानचित्र पर, मैप पर, और ये थी रियल का रेशो। तो यहाँ कितना दिया हुआ हमें, 9 दिया हुआ मानचित्र पे, और इसका मान लेते हैं x, जो रियल डिस्टेंस होगी उनके बीच में। तो बस इसमें सॉल्व करना है, तो हमें बताना है किलोमीटर में। ठीक है, और जो यहाँ से आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 9 × 3 × 10⁶, तो हो जाएगा 27 × 10⁶ सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी आ गया मीटर में। अब मीटर से किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। तो कितना जाएगा 2 और 3 5, तो 27 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 5, ठीक है। तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 27 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 5, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ जाएगा 270, ठीक है। 270 किलोमीटर, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और x के गुणांकों का योगफल क्या होगा वो बताना है। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 की से करनी है 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे पूरे ब्रैकेट में, तो 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 3x में करेंगे तो माइनस के 3x क्यूब, फिर इसमें एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस के 2x की पावर 4, फिर इस 2 से करेंगे माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6x और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो सबसे बड़ा नंबर x की पावर 4, तो सारे लिखेंगे 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3, ठीक है। ये दोनों हो गए। उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर, तो बचेगा माइनस के 3x स्क्वायर और उसके बाद प्लस के 6x एक ही बार है, 6x मतलब x वाली टर्म और फिर माइनस के 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया माइनस के 3 और x का हो गया 6, तो इनका योगफल माइनस 3 प्लस 6 तो हो जाएगा प्लस के 3, प्लस के 3 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें, ठीक है। प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव मैथ सीखें। तो प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है वो बताना है, ठीक है। तो क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं। सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उपयोग करना, ठीक है। सही बात है, जो हम चीज़ सीख रहे हैं उसका उपयोग करना सीख जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, तो गणित का उद्देश्य खेलों और पहेलियों को सॉल्व करना नहीं होता, मतलब मेनली जो पर्पज़ होता है वो नहीं होता, कर सकते हैं उनसे उसको गणित का यूज़ करके, लेकिन गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जाँच करना, ठीक है, ये भी नहीं है इफेक्टिव मैथ का। गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान, ठीक है, सिर्फ ज्ञान होना नहीं, उनका यूज़ करना भी आना चाहिए, तो इसलिए उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं, ठीक है। उपकरण मतलब साधन, जो भी संसाधन मिलते हैं हमें, तो किस चीज़ का उल्लेख करते हैं तो वो देखते हैं। ऑप्शन ए परिकलन यंत्र मतलब कैलकुलेटर, रेखक मतलब रूलर, नापने वाला फीता टेप, चांदा कोण मापक प्रकार कंपास इत्यादि। बाकी भी देखते हैं। सूत्रों और संप्रत्ययों पर आधारित चार्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु शीट इत्यादि। और सी सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सकें, ठीक है। तो इसका सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी की सभी प्रकार की सामग्री, मतलब उसमें सभी प्रकार के साधन हो जिसमें समाविष्ट मतलब जिसमें इंक्लूड हैं भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश और उद्देश्य को स्थापित कर सकें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो गणितीय उपकरण हैं वो क्या उल्लेख करते हैं, सभी प्रकार की सामग्री जिसमें भाषा भी हो, लिखित संकेत भी हो, अर्थपूर्ण निर्देश भी हों, ठीक है, जिससे कि उद्देश्य स्थापित हो सके। नेक्स्ट, कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुज को समझाने में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलापों द्वारा परिचित कराए गए हैं और उनके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। तो इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों इस समय वैन हिले के इस स्तर पर हैं। तो किस स्तर पर है, ठीक है, जहाँ कागज मोड़कर क्रियाकलाप की एक्टिविटी कराई जाती है, तो वो कौन से स्टेज पर होता है, तो होता है स्टेज 2 पर, अनौपचारिक निगमन पर, ठीक है, अनौपचारिक निगमन पर। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गणित का अर्थ है, गणित का क्या अर्थ है वो बताना है। तो गणित का क्या अर्थ है, गणित का अर्थ है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में और संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है।
तो उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिसकैलकुलिया हो सकता है, ठीक है। तो क्या समस्या होगी वो बतानी है उसको। नंबर 1 भाषा प्रयोग, नंबर 2 दृश्य स्मरण, नंबर 3 दृश्य गत्यात्मक मोटर संबंध, या नंबर 4 ऑप्शन डी मतलब स्थानिक कौशल, ठीक है। तो उसको कौन सी समस्या हो सकती है, स्थानिक कौशल, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। क्या है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिनका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। ऐसा पेयर लिखना है जिसका इंटीजर्स का जिनका जो सम आए वो कैसा है, नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए। तो उपयुक्त प्रश्न उल्लेख करता है किस बात का, चिंतनपूर्ण प्रश्न का, ठीक है। ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि जिस पर चिंतन करा जाए। बंद अंत वाला प्रश्न, ठीक है। बंद अंत वाला मतलब जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो, ठीक है, एक से ज़्यादा आंसर ना हो। बहुविषय, ठीक है, सिर्फ यहाँ मैथ की बात करिए तो बहुविषय, बहुत सारे बहुविषय प्रश्न की बात नहीं करिए, ठीक है। बहुविषय मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज हो रहे हों। तो खुले अंत वाला प्रश्न, खुले अंत वाला मतलब जिसके एक से ज़्यादा आंसर हों, ठीक है। तो ये इसमें तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे पूर्णांकों का युग्म लिखिए जिसका योगफल ऋणात्मक आए, तो लिख सकते हैं -3 + 1, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो इनका कितना आएगा, -2, या -5 + 3 करें तो सम कितना आएगा, -2, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर लिखे जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या है वो बताना है। गणितीय अवधारणाओं मतलब कॉन्सेप्ट की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब उनके एप्लीकेशन से समस्याओं को तर्क संगत मतलब लॉजिकली रूप से हल करना, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना, ठीक है। केवल हमें समस्याओं को ही हल करना नहीं सीखना, बाकी सारी चीज़ें भी सीखनी है। बहुत सारे नए सूत्रों को और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना, ठीक है। बहुत सारे सीखने की जरूरत नहीं है। विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों को स्मरण करना, स्मरण करना मतलब याद करना, तो याद नहीं करना है मैथ में, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप वाइज याद रखना है चरण क्या है कि पहला होता है प्रतिदिन की भाषा, उसके बाद गणितीय परिस्थिति की भाषा, और उसके बाद गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, और लास्ट में प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है और यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। तो इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है, तो जो इस कार्य से क्या शो हो रहा है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन करना, ठीक है। परीक्षा की बात तो नहीं हो रही, क्लासरूम की बात हो रही है। अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना, ठीक है। अनुभव तो यहाँ कुछ भी अनुभव नहीं था, मतलब जो नया सिखाया उसी के बेसिस पर आगे करने को कहा। तो दिए, ये भी नहीं हो सकता, तो दिए सी है दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ और सीखे गए 2 कौशल को समन्वित करने का आकलन, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा कि दिए जो कार्य दिया गया था उससे विद्यार्थियों की समझ और जो उन्होंने सीखा उन कौशलों को मिलाने का जो आकलन है वो दर्शाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षण का स्थान 2 महत्वों पर है, किन 2 महत्वों पर है वो बताना है। गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है, ठीक है। तो अंक सुधारने पर फोकस नहीं करना है, उनको सिखाने पर फोकस करना है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए मैथ को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैथ का वो महत्व भी नहीं है। नेक्स्ट, गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालय के बाद उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है, ठीक है। तो गणित का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि मतलब महत्व इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो रोजगार
दिलवाई, ठीक है, उसके और भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही बच्चा ऑप्शन बचता है लास्ट, इसको भी देख लेते हैं। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। सुदृढ़ मतलब परफेक्ट और अच्छा कैसे कर सकती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही सबसे सही ऑप्शन है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और इसकी उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो इनके आयतनों में कितना अनुपात होगा वो बताना है, ठीक है। तो आयतनों में अनुपात क्या होता है, आयतन होते हैं पाई, बेलन का आयतन होता है पाई r² h, ठीक है। तो पहले वाले के लिए r1 h1 अपॉन पाई r² h2, तो पाई से पाई कैंसिल, r1 और r2 कैसे लिख सकते हैं, r1 r2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इनटू h1 अपॉन h2, क्योंकि हमें रेशो में दिया हुआ था तो हमने इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया, 2:3, तो 2/3 का स्क्वायर और इसका दिया हुआ 5:3, तो 5/3, तो कितना जाएगा 4/9 इंटू 5/3, तो कितना जाएगा 5 4 20 और 9 3 27, तो 20:27, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, इसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। समलंब मतलब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मतलब जिसका सिर्फ एक पेयर लाइन का पैरेलल हो, तो इस वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों जो हैं ये हैं असमांतर रेखाएं या भुजाएं, तो एक है 18 और एक है 22, इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब a + b + 18 + 22, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था किसके बराबर, 104 के, तो a + b 18 और 22 कितना हो जाएगा, 40 = 104, तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 104 माइनस इधर आ जाएगा 40, तो कितना बचेगा 64, तो a + b की वैल्यू आ गई 64, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि उसका क्षेत्रफल, तो समलंब का ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि a + b और इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। दोनों पैरेलल, इनके बीच की डिस्टेंस या इनके बीच की जो ऊंचाई है वो सेम ही होगी, तो वो कितनी दी है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर, तो इंटू h हाइट = वो निकालना है, सॉरी, तो 1/2 प्लस a + b की वैल्यू अभी हमने निकाली 64 और हाइट दी हुई है 16, तो इसे कैंसिल कर लेंगे 16 से 8 टाइम्स, तो 64 × 8, तो 8 4 32, कैरी 3, 8 6 48 और 3 51, तो कितना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 4x² + y² + 14x - 7y - 4xy + 12 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, ठीक है। इसके फैक्टर बताने हैं, ऑप्शन में उनमें से कोई एक इनसे मैच करेगा, तो वो बताना कौन सा मैच करता है। तो 4x² + y², इस 4xy को पहले लिख लेंगे, 4xy, फिर 14x माइनस के 7y + के 12, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² + y², ठीक है, a² b² माइनस 2ab, तो 2 × 2x × y, ठीक है। 4xy को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने देंगे 14x - 7y + 12, तो इसको ये किसका फॉर्मूला बन गया, a² b² - 2ab, तो a - b का a क्या है 2x और b क्या है y, तो 2x - y का होल स्क्वायर प्लस 14x - 7y + 12, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2x - y आ चुका है, ठीक है, और ऑप्शन देखें तो 2x + y 2x + y, तो ये तो नहीं हो सकते, ये बचे 2x - y और 2y - 3 और 2y - 3, ठीक है, -3 और +3 है, तो हम यहाँ क्या काम करेंगे कि 2x y - 3 तो आ चुका है, तो ये आ चुका है हमारे पास 2x - y का होल स्क्वायर प्लस 14x - 7y + 12, ठीक है। तो क्या करेंगे 2x - y का स्क्वायर, हमें चाहिए 3, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे माइनस के 3² और प्लस के 3² इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस 12 माइनस के 3 यहाँ कर दिया, प्लस के 3 का स्क्वायर यहाँ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा a² - b²,
तो 2x माइनस वाई माइनस 3 मतलब a माइनस बी, और 2x माइनस वाई प्लस के 3, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 14x माइनस 7y प्लस 12 प्लस 9, तो 2x माइनस वाई माइनस 3 और 2x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 और 9 21। अगर यहाँ से हम 7 कॉमन लें 7, तो कितना बचेगा 2x माइनस वाई, और 21 में से 7 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा प्लस के 3, ठीक है। तो 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 दोनों में, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 आ जाएगा बाहर। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ब्रैकेट 2x माइनस वाई माइनस 3, और यहाँ क्या बचेगा प्लस के 7। तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस वाई प्लस 3, और यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई माइनस के 3 प्लस के 7, तो प्लस के 4 बचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखें तो 2x माइनस वाई प्लस 3 वाला ऑप्शन में था, ठीक है। ऑप्शन जिसमें था ऑप्शन डी में था 2x माइनस वाई प्लस 3, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी में हुई प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है। तो कितनी वृद्धि है वो बताना है। तो क्षेत्रफल में निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। तो a में कितनी हुई है 150, और b में मतलब उसकी प्रत्येक भुजा दोनों बराबर ही होंगी तो वो भी 150 प्लस ए बी, तो 150 गुणा 150 अपॉन 100, ठीक है। वृद्धि हुई है तो प्लस साइन के साथ, अगर कमी हुई है तो माइनस साइन के साथ लेना, ये भी ध्यान रखना। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 150 और 150 300, और 15 के मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा 225, 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 525, ठीक है। तो 525% की उसमें वृद्धि हो जाएगी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या जो इतने में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो निम्न है, ठीक है। कौन सी है वो बताना है हमें। तो नंबर क्या है 893304, ठीक है। तो इसका डिवीजन मेथड से निकालते हैं स्क्वायर रूट 893304, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले राइट साइड से पेयर बनाते हैं 2 डिजिट के, 1 2 3 बन गए। उसके बाद हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, जैसे कि 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो 8 में से 1 9, और सॉरी 9 में से 1 8, और 8 में से 8 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 33। 9 का डबल करेंगे, जो भी यहाँ नंबर होता है उसका करते हैं डबल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18, फिर वही कि जो नंबर लेंगे उसी की ही उतने में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज करें यहाँ 5 लेते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 18 पंजे 90 हो जाएगा, ये छोटा है, तो 4 टाइम्स लेंगे, 4 की 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे। तो 184 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 कैरी 1, 4 8 32 33 3 कैरी 3, 4 कम 4 और 3 7, 736 माइनस करेंगे, 13 में से 6 7, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 9, यहाँ 7 में से 0, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पेयर आ जाएगा नीचे 0 4। अब फिर यहाँ आगे कितना आ गया 94 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। तो अब फिर सेम नंबर ही लेना पड़ेगा, तो 18 पंजे 90, पर 90 तो छोटा रहेगा, हमें कौन सा नंबर जोड़ना है, मतलब से एक आगे वाला नंबर लेना है, तो 6 टाइम्स ले लेंगे। तो 6 6 36 कैरी 3, 8 6 48 3 51 का 1 हासिल 5, 8 6 48 और 5 पड़ता है 53 का 3 हासिल 5, 8 कम 6 कम 6 और 5 11, ठीक है। इतना आ जाएगा 6 कम 6 और 5 ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे, सिर्फ 11316 में से माइनस करेंगे क्या 4079, 6 में से 4 2 1, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ कितना बचेगा 0, तो यहाँ कैरी लेना पड़ेगा 10, 10 में से 9 1, तो इस नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा 1612, जिससे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और यहाँ 6 किसका बनेगा फिर वो 946 का, ठीक है। तो 1612 इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ठीक है। तो उसको और ये 1612 ऐड करने के बाद ये किसका हो जाएगा 946 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1612। नेक्स्ट, -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं x माइनस करें, -5/7 से x माइनस करें तो माइनस के 2/3 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो माइनस के 5/7 इस -2/3 को उधर लेंगे प्लस के 2/3, और ये x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू x। तो इनको ऐड कर लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम 21,
7 दिया माइनस के 15 प्लस 3 सत्ते तो कितना हो जाएगा 7 3 सत्ते तो 7 दूनी 14 इजिकल टू एक्स। तो माइनस के 15 प्लस के 14 तो माइनस के 1/21 इजिकल टू एक्स। तो इसमें से क्या घटाया जाए माइनस के 1/21 माइनस करेंगे जिससे कि वो क्या प्राप्त हो जाए माइनस के 2/3। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा -1/21 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 91125 माइनस क्यूब रूट ऑफ 512 का मान क्या होगा। ठीक है 512 का तो हमें पता है 8 होता है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ठीक है क्यूब रूट। तो इसमें से 8 बाहर आ जाएगा इसका और क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 91125 ठीक है 5 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 5 से ही कर लेते हैं 5 सब 5 का 5 4 41 5 8 40 1 5 दूनी 10 फिर 1 बचा 5 दूनी 10 2 बचा 55 25 फिर 5 से हो जाएगा 5 3 15 3 बचेगा 22 32 5 6 30 2 बचेगा तो 5 चौक 20 फिर 2 बचेगा 55 25 5 से हो जाएगा 5 7 35 1 14 5 दूनी 10 4 बचेगा 5 9 45 ठीक है। अब 729 9 से हो जाएगा 9 8 72 9 एकम 9 9 से 9 और 9 से 1 ठीक है 999 और 555। तो अगर क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45 एक इस पेयर में से 5 बाहर आ जाएगा इस पेयर में से 9 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 37। हाँ लेकिन ये माइनस का था तो माइनस के 45 होगा माइनस के 45 और माइनस के 8 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे साइन माइनस का आएगा तो हो जाएगा माइनस के 53 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 0.000401278 को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है तो k + n का मान क्या होगा। ठीक है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे इसका जो डेसिमल है उससे कहाँ शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है तो 1 2 3 4 5 ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है मतलब ये इसका पॉइंट 5 शिफ्ट आगे करने के लिए नीचे 5 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.278 और 10⁵ तो इसे ऊपर लगाएंगे तो 10⁻⁻5 तो k ये हो गया और n ये हो गया तो 1.278 प्लस n तो प्लस n की वैल्यू कितनी है -5 तो माइनस में आएगा जो भी आएगा तो 5.000 इसमें से माइनस करना है 1.278 तो 10 में से 8 2 9 में से 7 2 9 में से 2 7 और यहाँ पे 4 में से 1 3 तो 3.722 ठीक है तो वो आगे इसमें आएगा माइनस का 3.722। नेक्स्ट y के मान किस जिससे 4 अंकों वाली संख्या 5 1 y3 9 से विभाज्य हो तो निम्न है। ठीक है तो क्या होंगे वो तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल होता है कि जो भी नंबर है उसके सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए तो वो पूरा नंबर हो जाएगा। तो 5 + 1 6 6 + 3 9 प्लस y। ठीक है तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है मतलब नंबर का सम तो कितना है 9 + y। y क्या है एक डिजिट है तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होगी। अगर 0 से लेकर 9 तक होगी तो 9 + y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0 रखेंगे तो 9 उसके बाद 10 11 12 इस तरीके से चलते चलते कहाँ तक आएगी 18 तक। ठीक है तो 9 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है एक तो 9 को कर सकता है और उसके बाद करेगा फिर 18 को। ठीक है बीच में किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा तो 9 y की पॉसिबल वैल्यू क्या है या तो 0 या 9 तो ठीक है 0 या 9 मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है और ये सेट हमारे यहीं कंप्लीट हुआ और ये था हमारा CTET 22 सितंबर 2015 का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 21 सितंबर 2014 का। एंड थैंक यू।